नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने जो आपका पेपर चल रहा था मैथ का अनुसार उसी का वीडियो मैं लेकर आया हूं। जो आगे की टॉपिक या आगे के क्वेश्चन जो बचे थे उसी को मैं कराने के लिए आया हूं। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते थे कि 4 नंबर में एक क्वेश्चन मेरा बच गया था, वो मैं करा दूँ आपको। ठीक है, और थ्योरी के साथ में कराऊँगा। ठीक, चलिए कह रहा क्या कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? समांतर माध्य। तो दिया क्या है? पहले नंबर तो वर्ग अंतराल दिया मेरे भाई। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है। और एक काम कीजिए, वर्ग अंतराल के बाद एक सारणी बना लीजिए तुरंत इसके बाद अपनी मर्जी से मध्यमान, और इसको वैल्यू दिया जाता है x। फिर इसके साथ में जो वर्ग अंतराल का रिलेशन रखता है, यानी जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कहते हैं, वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो चीज़ें हो गई, ये वर्ग यानी वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता हो गया, मध्यमान मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और करना है, इसको हम लोग कल्पित माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य। और इसको हम लोग डी से दर्शाते हैं। डी बराबर होता क्या? x माइनस ए। ठीक है, नहीं विचलन डी, सॉरी विचलन डी होता है, इसको हम लोग विचलन कहते हैं, विचलन डी। और ये होता है x माइनस ए और बारंबारता f। ठीक मेरे भैया, अब इसके बाद दूसरा एक सारणी बनता है जिसका नाम होता है f इंटू डी। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है और बिल्कुल 4 नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। ठीक है, दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आज उम्मीद करते हैं कि मैं पूरा क्वेश्चन करा के ख़त्म कर दूं। और एफ का जो मान दिया है 5, 12, 25, 10 और 8 दिया। ठीक भैया, अब देखना क्या मध्यमान कैसे निकलेगा। मध्यमान निकालने के लिए मैं आपको दूसरे पेन से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा 0 और 5 है, 0,5 यानी 0,10 है। यह इसमें L1 L2 ये लिमिट 1 कहलाता है, लिमिट 2 यानी निम्न सीमा उच्च सीमा कहलाता है मेरे भैया। ठीक है, फिर इन्हीं सीमाओं को दोनों को जोड़ देते हैं और दोनों को जोड़ने के बाद इसी में 2 से भाग दे दिया जाता है। तो 0 + 10 अगर हम करेंगे तो 10 ही आएगा और इसमें 2 से भाग देने पर इसका वैल्यू 5 आएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। फिर आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, लिमिट में कितने की अंतर है? 10 का अंतर है। देखिए 10 का अंतर है तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो 10 और 15 हो जाएगा, 15 और 10 25 हो जाएगा, 25 और 10 35 हो जाएगा, और 10 आपका क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा मेरे भैया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको विशेष कर ध्यान देना है, जो ये ए नहीं है, इस ए को हम लोग कल्पित माध्य कहते हैं मेरे भैया। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य। मतलब हम लोग कल्पना करके मानते हैं कि ये वैल्यू हमारा कल्पित माध्य है। ठीक, तो इसमें से जो आपको सही लगे वही मान लीजिए। मेरी इच्छा कर दी क्या कि हमने मान लिया 25 को, तो जब 25 आप इसमें से मानते हैं तो यानी x का प्रत्येक मान में से, यानी xi इसको कहा जाता है। xi का मतलब यानी x वाले पद में से पहला वैल्यू, फिर दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू। तो 5 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? -20 हो जाएगा। फिर 15 में से 25 घटाएंगे तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, 15 - 25 तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। फिर 35 में से हम यानी 25 में से 25 घटाएंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर इसमें से यानी 45 और माइनस करेंगे 25 तो ये हमारा 20 हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब फिर हम करते क्या? दोनों का मल्टीपल, तो 20 पंचे -100 हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 12 दहाई में 120 हो जाएगा। फिर 25 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर 10 दहाई में 100 हो जाएगा। और 20 सटे कितना हो जाएगा? अच्छा, ये आपका f इंटू डी, हाँ बिल्कुल सही है। तो 20 का 8 दूना 16 160 हो जाएगा मेरे भैया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप यहाँ एक लाइन खींचिए और फिर आप इसको लिखिए सिग्मा f बराबर ऐड कर लीजिए। 5 2 7, 7 5 12, 12 8 20 का 0 2 हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4 और 4 2 6, नहीं 60 हो गया। चलिए 60 हो गया। फिर एक काम और आप कीजिए, यहाँ पर करना क्या आपको, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए ये 220 हो जा रहा है, माइनस में 220, फिर इनको हम जो लोग जोड़ रहे हैं तो 260 प्लस में। अब ये देखिए 260 प्लस में हो रहा तो प्लस वाले को ऊपर कर दीजिए, 220 माइनस को नीचे कर दीजिए। घटाइए, आपका कितना आएगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में यानी मिला जुला के इसका जो सिग्मा f इंटू डी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 40 आ गया। बस इतना दिख रहा, आगे नहीं दिख रहा ना? दिख रहा? चलिए अब देखिएगा, आप विचलन विधि का सूत्र लिखिएगा। विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य बराबर होता क्या है? a प्लस सिग्मा f इंटू डी और बटे सिग्मा f इंटू एच होता है। h किसको कहते हैं? जो h आता है तो ये इनके वैल्यू, इन दोनों x के जो मान होते हैं ना, कितना अंतराल होता है, उसी को हम लोग h से दर्शाते हैं।
और जब h से दर्शाते हैं तो यहाँ पर हम h से भाग देते हैं। लेकिन भाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ध्यान देने की बात क्या है कि अगर हम किसी संख्या में गुणा करा के फिर उतने उसके नंबर से भाग दें, किससे, फ्रीक्वेंसी के पद से, तब भी वैल्यू वही आएगा। और या तो हम दोनों सब में कॉमन दिख रहा तो अलग से काट दे तो यहाँ पर ये चीज़ h का वैल्यू तब आप यूज करेंगे जब आपका डाटा लंबा लंबा नंबर दिया हो, जैसे मान लेते 304, 305, 280 ऐसे नंबर दिया हो, तब वहाँ पर आप यूज कीजिएगा। ठीक है, ए का मान आपने कितना रखा 25, सिग्मा एफ इंटू डी का मान कितना आया 40 और सिग्मा एफ का मान 60। तो ये हो गया 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, यानी 25 प्लस 2/3। अब ये मत कीजिएगा 25 तियाँ 75 2 कर दे, तो ऐसा नहीं, 2 में पहले आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, दशमलव रखे, 0 बढ़ा दिए, 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 18 होने के बाद फिर 2, वही बात आएगा 6 यानी 7 कर सकते हैं। तो मिला जुला के जो इसका आंसर आएगा वो 25 प्लस 0.67 या 25.67 ये आपका हो गया आंसर मेरा भैया। ठीक है, तो ये 4 नंबर आपको मिलेगा। बाकी आपको मैंने सिलो बताया, आप स्पीड के साथ ये काम करिएगा और स्वच्छ कीजिएगा, साफ कीजिएगा, कहीं पर काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है, तो जाके आपको नंबर में बढ़िया मिलेंगे मैथ में। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। दोस्तों मैं अब 6वां क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ और 6वें में भी कितने क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है, चारों 4-4 नंबर के हैं, उसको बढ़िया से सीखते हैं। ठीक है, देखिए एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि एक नाव है और जल जो हमारा है वो बहुत ही शांत माहौल में है। जो हमारा नाव है कुछ इस तरह से हमारा नाव है, ठीक है, और वो नाव चल रहा है, इसी में पानी में चल रहा है, जबकि ये पानी जो हमारे यानी ये जो जल है वो शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है। ठीक है, धारा नाव की दिशा में धारा की दिशा में जो नाव है, ये नाव धारा की दिशा में कितने किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है, तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय तय करती है या लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया नाव की चाल तो दिया है, लेकिन मैंने माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दिया है क्या, तब मैं कहता हूं कि धारा की यानी नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव की चाल धारा की दिशा में कितना हो जाएगा भैया, धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल या नाव की चाल धारा की दिशा में दोनों सापेक्ष हो जाते हैं, तो x प्लस कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक भैया, तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की जो चाल होगी, नाव की चाल बराबर कितना हो जाएगा भैया, x माइनस 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नाव जो हमारी है वो धारा की दिशा में चल रही, कितना 30 किलोमीटर। तो मैं लिखता हूं क्या, धारा की दिशा में चलने में लगा समय, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपका दिया 30 किलोमीटर, चाल आपका x प्लस 15 किलोमीटर, यानी ये हो गया आपका इतना किलोमीटर, कितना हो गया, इतने घंटे हो गए, किलोमीटर नहीं घंटे। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी तो हमारा 30 ही तय कर रहे हैं, लेकिन दिशा के विपरीत चल रहे तो x माइनस 15 इतने घंटे लगेंगे। भैया बात इतनी समझ में आई, इधर दिख रहा क्या, या ऊपर में मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आप सब नोट करते रहिएगा, इतनी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा क्या, जाने तथा आने दोनों मिला के तो 30 बटे कितना हो जा रहा है, x प्लस 15, यह तो जाने में, और लौटने में 30 बटे x माइनस 15। भैया जाने में इतना घंटा लगा था, आने में इतना घंटा लगा था, प्रश्नानुसार यानी प्रश्नानुसार अगर हम कह दें, यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार जाने तथा आने में दोनों मिला के 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता मेरे भाई, 4 घंटे 30 मिनट। मिनट को भी घंटे में आपको चेंज करना बाबू, आपको मिनट जो है वो घंटे में, तो 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे।
यानी 4 + 1/2 घंटे यहाँ पर लिख देंगे हम। अब देखिए दोनों पे 30 मिला, कॉमन कर दिया, 1/x + 15 और फिर प्लस 1/x - 15 बराबर 4 दूना 8 1 9/2 हो जाएगा। फिर 30 ये इधर जाएगा तो x - 15 और प्लस तिरछा गुणा x प्लस कितना हो जाएगा 15 और बटे कितना हो जाएगा 2x। बात इतनी समझ में आई? ये हो जाएगा 9/2। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, यहाँ पर समझना आपको, यानी 30 ये 15 है तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा, देखो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। हम लोग जो चाल माने थे ना वो 15 - x माना जाएगा, क्योंकि पहले से तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया मेरे भाई, ठीक है, इसको हम सही कर रहे हैं। वहाँ पर भी जो मैं अभी इससे पहले मिटा दिया लिखा था, तो वहाँ पर भी धारा के विपरीत में जो आपको लिखना है वो 15 - x लिख देना बस, और बाकी सही है। तो ये 15 - x हो जाएगा, बिल्कुल सही। 30 ये कॉमन लिया जाएगा, 1/, इसको भी आप 15 + x लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैटर क्या आ गया, 15 + x या x + 15 में कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा 15 जो दिया हुआ है वो धारा की दिशा, यानी नाव की धारा की शांत जल में दिया है, शांत जल में उसकी चाल दिया, तो जो भी होगा इसके सापेक्ष होगा, इसके सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष इसकी चाल 15 + x हो जाएगा और ये 15 - x हो जाएगा विपरीत। तो ये बात आपको समझना था, ठीक है भैया। चलिए अब ये हो जाएगा कितना, 1/15 - x, ये 4 + 1/2 हो जाएगा, यानी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 दूना 8 1 9/2 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, ये 15 करने 15 - x प्लस 15 करने 15 + x बटे 15 15 225, क्योंकि ये माइनस और x² बराबर कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है। अब ये तो x कैंसिल हो जाएगा, 30 गुणे 15 और 15 30 और बटे कितना हो जाएगा 225 - x² बराबर 9/2। 3 त्रिक 9, यानी 9 हुआ तो 3 से 3 कट गया, तो ये 10 बचा और ये भी कितना बच गया गुणे 10 बचेगा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ अभी लिख दूंगा, 10 ऊपर 100 और नीचे 225 - x² बराबर 1/2। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 225 - x² बराबर 100 दुआएं 200 हो जाएगा, और x² को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस और ये इधर आएगा तो माइनस, तो ये सिर्फ उधर जाएगा तो माइनस, तो 225 - 200 तो कितना हो जाएगा 25, x² बराबर 25, तो x बराबर +-5 होता है, लेकिन आप यहाँ पर प्लस लेंगे क्योंकि किसी की चाल माइनस में नहीं होता। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, कह रहा कि सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये आपका 2 पॉइंट हो गया, यही रोड रहता है, इससे रोड जाएगा ना, इस रोड के एक छोर पे क्या है मीनार है, ये क्या आपका मीनार है, और दूसरे बिंदु पर क्या है आपका एक मकान है। मकान की जो हाइट है वो दिया हुआ कितना दिया 10 मीटर दिया भैया, ठीक। अपनी आवश्यकता अनुसार इसको तो मिला ही सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि ये तो भाई जमीन है तो बिल्कुल ये आधार दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना क्या है कि मैं अपनी आवश्यकता अनुसार इसको भी मिला दिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि मीनार के शिखर से छत के, यानी मकान के छत का अनुमान कोण, रेखा तो ऐसे मिला जाता है, अनुमान कोण की बात होती है तो यहाँ से ना देखने के बजाय यहाँ से देखा जाएगा। यहाँ से जब देखेंगे तो ये क्षैतिज रेखा यहाँ पर इसी के समांतर होनी चाहिए, ये वाला एंगल कितना 45 अंश, तो यहाँ पर भी बनेगा कितना 45 अंश। फिर यहीं से ये मकान के पाद बिंदु का देखा जाए एंगल तो दिया है कितना 60 डिग्री, तो ये पूरा 60 इतना दिया है, तो ये भी इधर यहाँ पर कितना होगा 60 हो जाएगा। मैंने माना कि मीनार की जो ऊंचाई है वो पूरी की पूरी ऊंचाई कितना है h मीटर है, कितना h मीटर। अच्छा ये बताइए 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, बिल्कुल 10 होना चाहिए 10 मीटर, और ये आपका कितना हो जाएगा पूरा h है, 10 उसमें से काट के निकाल दिया जाएगा तो h - 10 मीटर हो जाएगा भैया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका नामकरण भी कर देना चाहिए था। चलिए ये हो गया A B C D और ये आपका हो गया E। माना ए भी एक मकान है जिसकी ऊंचाई h मीटर 10 मीटर दिया, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर, तथा मीनार CD की ऊंचाई h मीटर है, और बिंदु B व D के बीच की दूरी x मीटर है। यहाँ मैं इनकी दूरी कितना मान लिया x मीटर, तो ये भी x मीटर हो जाएगा। प्रश्न में अगर आपको समकोण त्रिभुज में अगर वो त्रिभुज दिखे
जिसमें कोण कम से कम 45 अंश हो तो उस त्रिभुज पे पहले जाइए। तो मैं लिखता हूँ अब या अतः समकोण त्रिभुज AEC में tan 45 अंश बराबर लंब EC बटे AE। 45 अंश का मान 1, EC का मान h-10 बटे x, तो x बराबर h-10 बटे 1 लिखा नहीं जाता, यह समीकरण इतना हो जाएगा एक। पुनः समकोण त्रिभुज BCD में tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका h हुआ, आधार आपका x हुआ। tan 60 अंश का मान √3, h की जगह पर हम कितना रख देंगे, h ही रहेंगे, लेकिन x की जगह पर समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 1 से लिख सकते हैं ये वाली बात। तो कितना लिख सकते हैं, h-10, ठीक है। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो करड़ी में 3h और माइनस 10 करड़ी में 3 बराबर h हो जाएगा। इसको मैं इधर लाऊंगा, करड़ी में 3h माइनस h बराबर 10 करड़ी में 3, यहाँ से मैं h का मान लूँगा, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 10 करड़ी में 3, ठीक भाई। अब इतना हो जाएगा क्या, h बराबर 10 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। यहीं पर आपका आंसर हो गया मीनार की ऊंचाई। लेकिन आपको आंसर चाहिए किताबी आंसर जो बुक में दिया हो, या जो भी आंसर होना चाहिए कि उसके बाद और कुछ नहीं हो सकता, तो हर का परिमेयकरण कीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, करड़ी में 3 + 1, हर का मतलब जो नीचे वैल्यू दिया रहता उसी के वैल्यू से हम लोग उल्टे मान से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो करड़ी में 3 - 1, करड़ी में 3 + 1, जब इसका गुणा हम कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना, 10 गुणे करड़ी 3 का 3 में होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 10 का इसमें करेंगे तो 10 करड़ी में 3, नीचे हो जाएगा करड़ी 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 30 + 10 करड़ी में 3 और बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल, 3 में से 1 गया तो 2। अब आप इससे को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और इसी से इसको भी काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी 15 + 5 करड़ी में 3, 5 कॉमन लीजिए, 3 + करड़ी में 3, इससे ज़्यादा आपका आंसर नहीं आने वाला। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा क्या, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात। पहले एक लंबवृत्तीय शंकु बना ही लेते हैं, ये हमारा शंकु है, ठीक भैया। और यहाँ पर दिया क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु यानी AOB, मैंने इसको मान लिया, ये हमारी हाइट होती है, ये त्रिज्या होती है, ये तिरछी ऊंचाई होती है, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, तिरछी ऊंचाई L और त्रिज्या R होती है। इसमें मैंने मान लिया कि इसमें कह रहा क्या, प्रश्न में किसका अनुपात दिया है, कह रहा कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या तो r बराबर कितने अनुपात दिया, 3:4, तो 3x मान लिया गया, और h बराबर हमने इसको मान लिया 4x, ठीक है। अब देखिए शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन बराबर पाई, यानी कि दिया इसमें कितना वैल्यू 301.44 करके दिया है सेंटीमीटर क्यूब। अब सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर फिलहाल अब हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखना क्या है कि पाई का मान, प्रश्न में कह दिया पाई का मान 3.14 ही रखना है आपको, तो 3.14 रख दिया। r की जगह पर मैं कितना लिखूंगा, 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर लिख दिया। h की जगह पर 4x लिख दिया, बराबर 301.44, ठीक। ये 3, अब देखिए 3.14, ये इसलिए मैंने मान लिया यक्स में, क्योंकि ये जो 3 नीचे था ना वो कट सकता है, नहीं तो आप इतना भी मान सकते हैं, r/h बराबर 3/4, तो यहाँ पर h बराबर 4/3 r कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। 9x स्क्वायर और प्लस 4x बराबर 301 कुछ इतना। अब इतना आप इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.14 गुणे 4 × 12 और गुणे x पे 3 बराबर 301.44। अब ये इनसे आप इनको काटोगे तो ये 216 बार जाएंगे, तो x क्यूब बराबर आप काटा पीटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 6 का क्यूब हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है, प्रश्न को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना माना गया, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या, अच्छा नहीं, शंकु की त्रिज्या, तो r बराबर 3 × 6, 6 त्रिक 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ऊंचाई ज्ञात करना होता तो 4 × x, 4 × 6, 6 चौक 24 हो जाता, 24 हो जाता, ठीक है। आप सही हो या गलत हो, दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो लेने पर वही वैल्यू आना चाहिए, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, यानी सही है, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। नहीं, यहाँ पर जो अगर हम ये अनुपात लेते हैं r/h वाला तो वो आता 6,
ये जो 3.14 गुणे 12 और गुणे जो हमारा, क्योंकि आंसर शीट में 6 दे रहा ना, तो यहाँ पर जो x³ आया था और ये 301.44, जब इसको आप काटेंगे ना तो ये कटने के बाद 8 बार जा रहा है। x³ बराबर 2/3, तो इसको देखा जाएगा तो x बराबर 2, और त्रिज्या जो हमारी मानी गई थी तो ये हो जाएगा जो आपका माना गया था r बराबर 3x, तो r बराबर 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा r बराबर आंसर। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यह संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बल्कि इसका जो आंसर इसमें दिया है वो शायद नहीं, सही है, सही है। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, 6वें का घ नंबर है। कह रहा 2 अंकों की, तो मैंने माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक यक्स तथा दहाई का अंक वाई है। जब आप, मैंने वो बताया ना कि दोनों में अनुपात, वो मैं डायरेक्टली काट दिया, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन की जगह से फास्ट करना पड़ता है। माना इकाई का अंक यक्स तथा दहाई का अंक वाई है, तब संख्या बराबर 10y + x होगा। ठीक है, बराबर इतना होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तब बनी संख्या, तो अंकों को उलट देंगे तो 10x + y, और जो संख्या बन रही वो और प्रारंभिक संख्या दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो योगफल 66 के बराबर है। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11x, 10 और 1 11y बराबर 66 हो जाएगा। 11 कॉमन लेंगे, x + y बराबर 66 हो जाएगा। 11 6 यानी x + y बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा प्रश्नानुसार कह रहा कि उनके अंकों का अंतर, तो x - y बराबर उनके अंकों का अंतर कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 दिया है। अब समीकरण नंबर 2, दोनों को आप सॉल्व करेंगे, y से y कट जाएगा तो 2x बराबर, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा स्पीड के साथ मैं बता दे रहा हूँ, आपको हिंट दे दे रहा हूँ क्योंकि बीच में इसे छोड़ना नहीं। 6 2 8 हो जाएगा, 2 चौक के 8, x बराबर 4 हो जाएगा। और जब x बराबर 4 हो जाएगा तो y बराबर 2, तभी तो दोनों मिलके 6 होंगे। अब यानी कि संख्या जो बनानी है तो वो संख्या यहाँ पर आप रखेंगे, तो 10 गुणे y का मान 2 और +4, तो 10 दूना 20 और +4 हो जाएगा 24 या 42, यही दोनों आंसर होंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद 6 नंबर के हमारे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। इसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये लग रहा है कि ज़्यादा टाइम का हो जा रहा है। ठीक है, चलिए बंद कीजिए।